प्लेटफॉर्म कुमार कौशल क्लासेस पर ये हम लोग जीएस की श्रृंखला लेके चल रहे हैं और जीएस में समान अध्ययन में हम लोग ये देख रहे हैं संविधान का पार्ट, माने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि संविधान निर्माण तक पहुंचने के लिए या भारत के लिए एक बेहतर संविधान का निर्माण करने के लिए कैसे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को हमने पार करते हुए एक बेहतर संविधान अपने लिए बना लिया था। और संविधान के मूलभूत जो विचार हैं उस पर भी चर्चा हुई थी। हालांकि संविधान के मूल जो ढांचा है, मूल जो उसका विचार है, उसको तो हम आगे देखेंगे उद्देश्य का, अथवा उद्देश्य के प्रस्ताव में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे उस पर चर्चा होगी कि उसके मूलभूत ढांचे क्या हैं। तो संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के साथ ही साथ आप अगर पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम लोगों को भारतीय संविधान के निर्माण तक पहुँचने के लिए आंतरिक और बाह्य दो तरह के प्रभावों का चर्चा करना है। माने भारतीय संविधान को बनाने में जो प्रभाव पड़े उस पर हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। जो संवैधानिक विकास और संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, ये सब आपने देखा पीछे के वीडियो में। तो वहीं पे हमने पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने कहा था कि एक बेसिक परिचय देते हुए कि भारतीय संविधान को बनने में एक तरफ तो बाह्य प्रभाव पड़ता है और दूसरी तरफ आंतरिक प्रभाव पड़ता है। तो आंतरिक प्रभाव की चर्चा हमने किया। आंतरिक प्रभाव से आशय यह था कि समय समय पर अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा जो नीतियां भारत में लागू की गई, वो जो नियम अधिनियम आए, उसे हम भारतीय संविधान पर आंतरिक प्रभाव मानेंगे। जबकि जो विभिन्न देशों के संविधान से हमने अपने संविधान में ग्रहण किया है, उसे हम संविधान पर बाह्य प्रभाव मानेंगे या संविधान पर विदेशी प्रभाव मानेंगे। आपसे चर्चा हुई है कि भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है और वहाँ से अपने देश के अनुकूल जितने भी आर्टिकल्स थे उनको हमने परिवर्तित स्वरूप में या कभी कभी उसी स्वरूप में, अगर यहाँ लागू होने लायक थे तो उसी स्वरूप में हमने एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, एडॉप्ट किया है। और इस तरह से आपको बताया गया था कि जब आप देखेंगे उधर 1935 का अधिनियम आप पढ़ेंगे तो 1935 के अधिनियम में आपको ये बताया हूँ कि 1935 का अधिनियम जब भारत आया तो ये अधिनियम ऐसा अधिनियम था जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण पर पड़ता है। अगर ये आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो आप 1935 का अधिनियम बताएंगे। इसी के साथ एक बात और आप देखेंगे कि 1935 के अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद, 1935 के अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तनों के साथ अथवा कुछ को जैसे हैं वैसे ही भारतीय संविधान में जगह दे दी गई है। तो यह सवाल आपको पूछा गया है 2017-18 में पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो 1935 के अधिनियम का पड़ा है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। आइए मूल टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक ये है भारतीय संविधान पर बाह्य प्रभाव या विदेशी प्रभाव, कि भारत का संविधान निर्मित करने में कौन कौन से विदेशों या कौन से बाह्य प्रभाव पड़े। तो जैसा हमने बताया कि विदेशी संविधान से जो भी आर्टिकल्स हमने अपने संविधान में समावेशित किए हैं उसे हम संविधान पर पड़े बाह्य प्रभाव कहते हैं। तो कुछ देश हैं और कुछ देशों से जो चीज़ें ली गई हैं उन इम्पॉर्टेंट पहलुओं की चर्चा हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला देश आपके सामने है ब्रिटेन, जो कि आपको पता है कि भारत ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन की ही चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। ये देखिए विद्यार्थियों या मित्रों, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप एकदम इसको हो सके तो आप इसको लिख करके नोट कर लेंगे, नोट बनाते चलेंगे।
या तो आप इसे वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो भारत में, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, जो पहली पॉइंट है वो है संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, फिर राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की राष्ट्र प्रमुख के रूप में औपचारिक प्रधानता। उसके बाद है विधि का शासन एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, फिर है विधि के समक्ष समता, राष्ट्रपति का अभिभाषण और एकल नागरिकता। ये जितने प्रावधान हैं मित्रों, ये सब के सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। आप जानते हैं कि भारत एक संसदीय व्यवस्था वाला देश है, तो भारत में संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था कैसे संचालित होगी, ये ब्रिटेन के संविधान से हमने सीखा है। ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था हमने ली है। लोकसभा में ये बात ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे हम जब आपको मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस बात की चर्चा गहन तरीके से होगी, लेकिन फिर भी यहाँ मोटा मोटा आप समझते चलिए कि लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य, जो मंत्री है, अगर वो उस पर कोई कदाचार या दोष साबित हो जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अगर कोई एक मंत्री इस तरह के बात से दोषी पाया गया तो उसके साथ ही साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल दोषी माना जाएगा और उसे सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये हुआ लोकसभा में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्रपति की भारत के रूप में औपचारिक प्रधानता की बात भी ब्रिटेन से लिया गया है। आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति महज एक रबड़ के मुहर की तरह है, बाकी सारी जो वास्तविक शक्ति है वो कार्यपालिका में है। माने आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद में, अर्थात प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे कार्यों का ही निष्पादन किया जाता है, लेकिन वो कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति नाम के लिए तो श्रेष्ठ है, लेकिन काम के तौर पर सारे के सारे राष्ट्र का निर्वहन या राष्ट्र के दायित्वों का निर्वहन देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। विधि का शासन का मतलब, विधि कहिए चाहे कानून कहिए, चाहे लॉ कहिए, रूल ऑफ लॉ, तो कानून का शासन होगा। विधि का शासन माने कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो थियरी तो यही कहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। अब व्यवहार की बात मैं नहीं करता कि व्यवहार में क्या हो रहा है, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था वो यही है कि कानून की नज़र में सारे लोग बराबर हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री उसी तरह की गलती कर रहा है या देश का कोई सर्वोच्च व्यक्ति है, कोई धनाढ्य व्यक्ति है जो मर्डर कर रहा है, तो और एक गरीब आदमी मर्डर कर रहा है, दोनों के मर्डर में सेम धाराएं लगेंगी, सेम तरह का ट्रीट किया जाएगा कानून के द्वारा। तो इसलिए कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के साथ विधि के समक्ष समता, माने कानून के सामने सभी बराबर होंगे, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। जैसा हमने अभी ये कहा, विधि का शासन, एक तो कानून का राज होगा, दूसरी बात कानून के सामने सभी बराबर होंगे, और तीसरा कानून निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। आगे राष्ट्रपति का अभिभाषण, आपको पता है कि कोई सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति उसमें अभिभाषण करते हैं, ये व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। और एकल नागरिकता की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि कई तरह से आप नागरिकता ले सकते हैं। इसके बाद हम अभी शेड्यूल्स माने हम अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, उसके बाद उद्देशिका की, तत्पश्चात हम संविधान को शुरू करेंगे भाग 1 भाग 2 से। तो भाग 1 में आपको बताया जाएगा कि कैसे एकल नागरिकता, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझिए कि एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत एकल नागरिकता वाला राष्ट्र है, माने यहाँ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। कहाँ का नागरिक होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, सिटीजन ऑफ स्टेट नहीं है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यहाँ प्रावधान नहीं है, यहाँ पे एकल नागरिकता की बात होती है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण किया तो स्वतः ही अपने आप भारत में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि वहाँ का, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो पहले मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उसके बाद मैं भारत का निवासी हूँ। इस तरह से मैं दो नागरिक हूँ। अगर अमेरिका का एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वाशिंगटन का निवासी है तो पहले वो वाशिंगटन का निवासी होगा, नागरिक होगा, उसके बाद वो अमेरिका का नागरिक होगा। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जबकि भारत में ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य, किसी जिले का नागरिक नहीं होगा, बल्कि वो सीधा सीधा भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद दूसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भी महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया गया है, और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है। राज्य को कौन से कार्य करने हैं उसके लिए निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहले एक बार मैं पढ़ ले रहा हूं, फिर उसमें से जो महत्वपूर्ण उसकी चर्चा कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए दिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो अपने तरह से विशिष्ट कार्य कर रहे हों, अपने क्षेत्र के विशेष ज्ञाता हों, विशेष कार्य कर रहे हों, विभिन्न क्षेत्रों से। अभी हम आगे चर्चा करेंगे जब राज्यसभा इत्यादि पढ़ेंगे तो कौन कौन क्षेत्र से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अनावश्यक चर्चा यहाँ पे हो जाएगी। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये लिया गया है आयरलैंड से। जापान के संविधान से हमने अनुच्छेद 21 में जो वर्णित किया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसको हमने ग्रहण किया। कहाँ से? जापान के संविधान से। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया हुआ है। अगला महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ से भारत के लिए कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्रावधान हमने लिए हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, देश में संविधान सर्वोच्च है, ये आप जानते हो। सर्वोच्च संविधान की रखवाली के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके पहरेदारी के रूप में बैठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो भारत में सर्वोच्च कौन सा क्या होगा? संविधान सर्वोच्च है, बाकी कोई सर्वोच्च नहीं है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, वित्तीय आपात, प्रस्तावना का विचार, विधि का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सारे के सारे पद जो हैं, प्रक्रिया जो हैं, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। मूल अधिकार, आगे हम टॉपिक इस पे चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है और प्रत्येक भारतीय के लिए ये सबसे गर्व की बात है, उसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट मिले हैं जो अमेरिका के संविधान से लिया गया भारत में। और न्यायिक पुनरावलोकन, किसी भी तरह जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च निकाय है, इस पर किसी भी बाह्य हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल, जब हम आगे आपातकाल की बात करेंगे तो वित्तीय आपात की व्यवस्था भी अमेरिका से लिया गया, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। प्रस्तावना का विचार, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझना है। एक तो है प्रस्तावना का विचार और दूसरा है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना का विचार लिया गया, जैसे हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना का विचार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। जैसे वहाँ पे शुरू होता है कि हम अमेरिका के लोग
तो वैसे भारत में शुरू होता है हम भारत के लोग, ऐसे यहाँ से ये व्यवस्था शुरू हो गई। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण होना चाहिए, असमानता उसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से इंस्पायर है भारत के लिए। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो अभियोग लगाने की बात है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, उसकी चर्चा या उसका भी हमने व्यवस्था कहाँ से किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ग्रहण किया। आइए अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया है? प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा। जैसे अमेरिका से हमने कहा कि प्रस्तावना का विचार हमने लिया है, प्रस्तावना का क्या लिया? विचार लिया है। उसी तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची ली गई है और केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे कि सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होगा, माने केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची का मतलब कि राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य केवल राज्य सरकारें करेंगी, जबकि समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। जैसे शिक्षा और चिकित्सा की अगर आप बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य सरकारें भी कार्य करती हैं। जैसे शिक्षक की भर्ती राज्य सरकार भी करती है और केंद्र सरकार भी करती है। लोक सेवकों की नियुक्ति केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती, तो दोनों कानून इस पर बना सकते हैं। ऐसा विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए उसे हम क्या कहेंगे? समवर्ती सूची कहेंगे, समवर्ती विषय कहेंगे। और ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। केंद्र राज्य संबंध, ये केंद्र राज्य संबंध भी अपने आप एक बड़ी मजबूत कड़ी है। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर केंद्र और राज्य का कैसा संबंध होगा, इस बात को हमने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। महत्वपूर्ण चर्चा इस पे है, आगे के भागों में हम इसको देखेंगे। तमाम आयोगों का गठन किया गया है केंद्र राज्य संबंध निर्धारित करने के लिए। उन आयोगों की हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आयोग कौन से विषय के लिए गठित किया गया, सरकारी आयोग किसके लिए आया था, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। शक्तियों का विभाजन, जैसे केंद्र और राज्य में, चूंकि आप जानते हैं कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश था और यहाँ पे तमाम तरीके के जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते थे, और जो भारत को स्वतंत्र कराया गया तो भारत की स्वतंत्रता में प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक लोगों का अपने अलग अलग उद्देश्य थे। कोई अंग्रेजियत से स्वतंत्र होना चाहता था, कोई जमींदारी से स्वतंत्र होना चाहता था, कोई राजा महाराजाओं से स्वतंत्र होना चाहता था, कोई जातिवाद से स्वतंत्र होना चाहता था। तो हर व्यक्ति इस लड़ाई को अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए लड़ता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति के अपने उद्देश्य पूरे हो सके। तो इसीलिए ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य में शक्तियों का विभाजन होगा। राज्य की कौन सी शक्तियां होंगी और केंद्र की कौन सी शक्तियां होंगी, इस बात को बताया गया है 7वीं अनुसूची में। आगे हम चर्चा करेंगे 7वीं अनुसूची की। तो शक्तियों का विभाजन। इसके बाद एक देश है कनाडा। कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया? संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, अशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, सशक्त केंद्र की बात की जा रही है, संघीय शासन प्रणाली की बात की जा रही है, और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना। इसकी चर्चा हम करेंगे जब राज्यपाल इत्यादि को पढ़ेंगे, तो राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत इस बात की चर्चा हम कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपको पता है कि संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में हमारा संविधान प्रावधान करता है कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तमाम तरीके के प्रावधान हैं। संशोधन के पार्ट में इसको हम देखेंगे। पूर्व सोवियत संघ अथवा रूस, पूर्व सोवियत संघ या रूस से हमने क्या लिया, मूल कर्तव्य का पाठ लिया है। मूल कर्तव्य माने एक तो होता है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ ये फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का या भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, उसके मूल अधिकार क्या होंगे। और यहाँ पे कर्तव्य की बात की गई है। भाग 4 का के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया। आपको पता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगर आप प्राइमरी विद्यालय के या फिर एनसीईआरटी के पीछे वाले पार्ट पे देखेंगे तो उसके जिल्द वाले पार्ट पे मूल कर्तव्य लिखे गए हैं। तो 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 51 का संविधान के भाग 4 में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसके बाद एक देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया हुआ है कि भारत एक गणतंत्र होगा। इस तरह की बात हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। और भारत एक गणतंत्र है, इस बात का प्रूफ क्या है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो इसलिए भारत क्या एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। ये बात कहाँ से ली गई है, फ्रांस के संविधान से। जर्मन के बीमर संविधान से, ये बात ध्यान दीजिएगा, बीमर एक बार पूछा गया कि किस देश के संविधान को बीमर कहा जाता है, तो जर्मन के बीमर संविधान से हमने क्या लिया है, आपात उपबंध लिया है। आपात उपबंध, भारत में आपात की व्यवस्था है, आपातकाल की व्यवस्था की गई है। किसी भी देश के किसी हिस्से में या देश के किसी बड़े राज्य में, छोटे राज्य में, किसी स्थान पर किसी भी तरह का अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो आप आपातकाल लगा करके उन विकट परिस्थितियों से निपट सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है जो जर्मन के बीमर संविधान से लिया गया आपात उपबंध। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि ये भारत के संविधान पर पड़े बाह्य प्रभाव थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2-3 बार वीडियो आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपकी तैयार हो जाएगी, तो किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत आपको भी करना है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मेरा वीडियो या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए। देखिए, सिलेक्शन से बड़ा कुछ है नहीं। अगर आप अपने ज़िंदगी में एक सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत आसान है लेना, बहुत आसान है नौकरी, बशर्ते ज़रूरी ये है कि आप सही दिशा में कार्य करें, सही मार्गदर्शन में कार्य करें। यूट्यूब पे लाखों संख्या में लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा तो इतना डिटेल तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शायद इक्का दुक्का ही वीडियो मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अकेला हूँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं, शायद आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे उनके वीडियो तक। तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। अपने मित्रों से चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।